Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Students, today we are going to study our political science chapter 3 electoral politics. Student, this is our video number 2 of this chapter. Student, welcome you in part 2 of our chapter electoral politics. Student, we have already discussed what are elections, why do we need elections, what are the minimum conditions of election, and whether this electoral competition is good for the democracy or not, good for a country or not. Now student, we are going to discuss what is our system of elections, what is the procedure of elections in our country. So student, सबसे पहले हम देखेंगे कि विच टाइप ऑफ इलेक्शन वी हैव इन आवर कंट्री, कब कब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शन की जो व्यवस्था होती है वो कौन करता है और उसको किस तरह से, किस डिवीज़न पर, किस बेस पर लिया जाता है, फिर उसके स्टेप क्या होते हैं, आज हम इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू. कैन वी से दैट इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us look at how elections are held in India. लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली यानी कि सेंट्रल पार्लियामेंट के और राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्शंस हैं आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर. भारत में 5 साल के बाद होते हैं. आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व कि लोकसभा और विधानसभा भंग कर दी जाती हैं जब वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. या तो एक ही दिन होता है, लेकिन भारत एक विशाल देश है, पर्टिकुलर राज्य होता है ना बेटे, उसमें तो एक ही दिन हो जाता है तकरीबन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में. लेकिन विधानसभा के इलेक्शन तो अगर एक दिन भी हो जाता है या 2 दिन में भी हो जाता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव भारत में 10 से 15, 20, 24 दिन के अंदर अंदर होते हैं. क्यों? क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, पूरे देश में एक साथ इसका प्रबंधन करना, नियंत्रण करना इतना आसान काम नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव. यानी कि हर 5 साल के बाद जब हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चुनते हैं, पूरा देश मिलकर एक साथ या पूरा राज्य एक साथ, तो उसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं. ये हो गया एक टाइप का इलेक्शन. और sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. कि कई बार किसी जो हमारे एमएलए या एमपी की मृत्यु के बाद उसकी जो सीट वैकेंट हो जाती है या किसी कारण से वो रिज़ाइन कर दे, वो सीट वैकेंट जो हो जाती है, तो उस सीट को फिलअप करने के लिए जो इलेक्शन होता है, दिस इज़ कॉल्ड अ बाय इलेक्शन. उसको हम बाय इलेक्शन कहते हैं. अब इसके अंदर जो आपकी बुक में एक और नहीं दिया है, मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन रेयर ऑफ द रेयर होते हैं जब कोई विधानसभा अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार है हमारी, वो 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती है, और बीच में जो चुनाव होते हैं उनको मध्यावधि चुनाव कहते हैं. तो ये 3 बार हमारे यहाँ चुनाव होते हैं मोस्टली. और हम यहाँ चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इस चैप्टर में मोस्टली हम जनरल इलेक्शन की ही बात करेंगे, इसलिए हम और लोकल गवर्नमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो चुनाव है वो करवाता कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन है, जो कि अभी यहाँ नहीं दिया हुआ है. जो हमारे देश में चुनाव करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन जो कमीशन है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संविधान के द्वारा निर्मित एक संस्था जिसका काम है चुनाव करवाना. और उसके जो मेन अधिकारी हैं हमारे चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो अपने पोस्ट पर जो भारत में जो भी चुनाव होता है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं वो. और जिस तरह से राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है, उसी तरह से एक बार यदि जो व्यक्ति भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है तो इम्पीचमेंट के द्वारा ही उसे हटाया जाता है, या खुद वो कोई त्याग पत्र ना दे तब तक.
तो अभी सिर्फ इतना ही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो भारत में इलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस के लिए। ये जो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है ये लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज़ का और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं। तो यहाँ तक तो ये बात हुआ कि कंडक्ट कौन करता है। उसके बाद आ जाता है कि भारत में चुनाव जो होते हैं कि हमने देखा पार्लियामेंट में 543 कैंडिडेट्स एमपी होते हैं। तो क्या पूरा देश मिलकर एक साथ इन 543 एमपी को वोट देता है? नहीं। हमारे देश में एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से हम क्या करते हैं, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है कि हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटा गया है जिनको हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलते हैं। इसका मतलब चुनाव निर्वाचन क्षेत्र कि एक निर्वाचन क्षेत्र से हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र का जो सीमांकन किया जाता है, जो बाउंड्री जो बनाई जाती है, निर्धारित की जाती है, उसकी सीमा वो नंबर ऑफ़ वोटर्स के अकॉर्डिंग होती है और कोशिश हमेशा रखी जाती है कि तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जैसे नंबर ऑफ़ वोटर हो सके ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में कि जो हमारी चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है वो प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग होता है। कि आपने देखा कि हमारे यहाँ चुनाव होता है केंद्रीय सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और लोकल बॉडीज़ के लिए। 1991 के बाद हमारे देश में स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी स्थापना की क्योंकि पंचायती राज 1992 के बाद भारत में लागू हुआ। तो जितने भी लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रहता है। तो मेन जो अथॉरिटी है लोकसभा के लिए वो कौन है? इलेक्शन कमीशन। तो हमारे यहाँ क्या किया गया है कि जो लोकल बॉडीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो आपको पता है पंचायत में पूरा एक गांव अपनी पंचायत चुनता है जिसमें पंच और सरपंच होता है। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का जब चुनाव होता है तो हम कॉरपोरेशन में शहर को अलग अलग वार्ड्स या कॉलोनीज़ को वार्ड बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ़ वोटर्स होते हैं, वो उनको वोट करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हो गई। लेकिन जैसे ही एमएलए का इलेक्शन होता है तो क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट को 4 या 5 इलाकों में बांट दिया जाता है और वहाँ से एक एक एमएलए चूज़ होकर आता है। अब जैसे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रोहतक और झज्जर है दोनों को मिलाकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चूज़ होता है। तो इसका मतलब एमपी का दायरा बड़ा हो गया, एमएलए का दायरा छोटा हो गया, लोकल बॉडीज़ का एक गांव और एक शहर तक। यानी कि चुनाव का जो पर्पज़ है उसके अनुसार ही चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है वो निर्धारित होता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव है वो जीता हुआ डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ तक सही है आपका? चलिए अब इसको पढ़ते हैं। You read about the people of Haryana electing 19 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 19 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. Underline this line. The country is divided into different areas for the purpose of elections, and these are called electoral constituencies. तो स्टूडेंट द कंट्री इज़ डिवाइडेड से लेके इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज तक आपका डेफिनेशन आ गई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी की। अंडरलाइन इट। द वोटर्स हु लिव एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ आंसर कि वो जो मतदाता हैं जो उस एरिया में रहते हैं वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। लेट अस कंटिन्यू। For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament. ये member of parliament और MP की definition आ गई।
One of the feature of a democratic election is that every vote should have equal value. कि हमारा देश जो है केंद्रीय लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बांटा गया है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बोलते हैं। और चुनाव के अंदर जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसमें सभी को वोट डालने का हक होता है और सभी की वोट का वैल्यू सेम होता है, जैसे हमारे देश में 1 वोट 1 वैल्यू। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. Clear? कि एक जैसी जनसंख्या हो तकरीबन। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. विधानसभा के एक जो राज्य है वो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में उसमें कई अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जैसे हरियाणा में 90 हैं। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए, उसको एमएलए कहा जाता है जो विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर हमारा एक एमपी चूज़ किया जाता है, जबकि रोहतक और झज्जर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे अलग अलग नंबर हैं जो चुने जाते हैं मेंबर एमएलएज। तो इसका मतलब एक एमपी के नीचे कई सारे एमएलए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी हुई ना फिर एमएलए की। The same principle applies for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. जो वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं तो वार्ड के लोग वोट करते हैं, तो वो भी तो उसका निर्वाचन क्षेत्र है। Each ward elect one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats, और इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। For each constituency represents one seat in the assembly. हर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, प्रत्येक जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है उसके प्रतिनिधि को एक सीट लोकसभा में या विधानसभा में प्रदान की जाती है, तो उसको सीट भी कहते हैं। When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidate of Lok Dal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal had 60 MLA in the state assembly. बात अब समझ में आई। अब ये कर्नाटका का एक हमें मैप दिया गया है, गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कर्नाटका। गुलबर्गा, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये मैप दिया है। इसमें क्या दिखाया गया है ये देखिए, 2 मैप हमारे पास हैं। वाई इज़ द बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नॉट द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा। ये देखिए स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दिया है और फिर ये हमें दिया कर्नाटका के अंदर गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ये गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिख गया ये टोटल हमारा ये है। तो इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 44 गुलबर्गा दक्षिण। तो आपको क्या नज़र आता है जो हमने अभी डिस्कस किया, हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये देखते हैं कि गुलबर्गा लोकसभा से एक एमपी चूज़ हो रहा है, लेकिन एमएलए कितने जा रहे हैं, तो काउंट करेंगे तो कितना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके क्या जा रहे हैं, यहाँ से एमएलए जा रहे हैं। तो ये इस बात ने मैं ये क्लैरिफाई किया कि जो एमएलए का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो छोटा होता है और एमपी का निर्वाचन क्षेत्र है वो जनसंख्या के आधार पर बड़ा होता है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की। जो कुछ हमारे जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो आरक्षित होते हैं कि यहाँ से पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब का बंदा ही इलेक्शन में खड़ा होगा। क्यों?
क्योंकि जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो क्या हम ये समझते हैं कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं या छोटी जाति के लोग हैं जिनको सदियों से अछूत या गरीब कहकर दबाया या कुचला गया है, क्या उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम, क्या उन लोगों के पास जो पैसा है वो ऊंची जाति के लोगों जितना है? क्या वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में या विधानसभा में भेज सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि चुनाव जो है ना एक खर्चीली प्रक्रिया है। आज जिस तरह से चुनाव होते हैं तो उसको लेकर लगता है कि ओनली रिच पीपल कैन स्टैंड इन दिस इलेक्शंस। तो जो गरीब तबका है उसको पावर शेयरिंग कौन देगा? उनके व्यूज़ रखने के लिए पार्लियामेंट में कौन जाएगा? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिस्ट बनाई और उसमें पर्टिकुलर कुछ कास्ट को लिस्टेड किया कि ये कास्ट हैं जो पिछले 3-4 हज़ार साल से अनटचेबल्स और या पुअर या लोअर सेक्शन की मानी जाती हैं और इन लोगों के पास एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इनको अवेलेबल नहीं है। तो यदि इन लोगों को ऊपर आना है तो इनको खुद के लिए पावर और खुद के लिए आवाज़ उठानी होगी लोकसभा में, तो उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। ऐसे ही भारत के अंदर जंगली क्षेत्र भी है, आदिवासी लोग भी रहते हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें भी अपनी बात रखने का हक है। तो उन जितना उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन है भारत की टोटल आबादी की परसेंटेज में, तो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की एक लिस्ट है जिसमें ट्राइब जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको लिस्टेड किया गया। तो उनको वो ट्राइब जो उस लिस्ट के अंदर लिस्टेड हैं उनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ड जो आता है इसको स्केड्यूल भी कह देते हैं, शेड्यूल भी कह देते हैं। शेड्यूल मीन लिस्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है जिसके अंदर आदिवासी जातियों के नाम हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है यानी कि स्केड्यूल है जिसके अंदर जो गरीब तबके के या अछूत लोग जो हैं या जिनको दबाया कुचला गया, पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, वो कास्ट के नाम लिस्टेड किए गए। तो उन सभी जातियों को एससी बोला जाता है और ट्राइबल कम्युनिटी को एसटी बोला जाता है। तो इनके लिए कुछ सीट जो है लोकसभा में पॉपुलेशन में देश में उनका जो हिस्सा है उसके अनुसार उसको आरक्षित कर दिया गया, ताकि उस इलाके से केवल एक एससी हो या एक एसटी ही इलेक्शन में जाए और अपने विचार वो लोकसभा में रखे और अपनी कम्युनिटी के लिए बात करे, ताकि दूसरी ऊंची जाति के लोग, अमीर लोग उसका हक ना छीनें। तो इसलिए हमारे देश में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी घोषित किए गए हैं। लोकसभा और विधानसभा के अंदर एसटी और एससी का आरक्षण है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं उसके अंदर ओबीसी और वुमेंस को भी रिजर्वेशन दिया गया है। 1/3% मीन 30% औरतों को रिजर्वेशन दिया गया है और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो अलग अलग स्टेट में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड क्लास घोषित किए गए हैं उनको दिया जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Our constitution entitles every citizen to elect her या his representative and to be elected as a representative, कि हमारा संविधान सबको मौका देता है कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे और चाहे तो खुद इलेक्शन में खड़े हो जाए। कोई किसी को रोक नहीं सकता धर्म, जाति, लिंग भेद के हिसाब से, ना इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। कोई भी वोट डाल सकता है, कोई भी उस इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. हमारे संविधान निर्माता को इस बात का भय था कि कुछ जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको फेयर चांस नहीं मिलेगा लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, क्योंकि वो वीकर सेक्शंस हैं, रिच लोगों का काम है ये सब। They may not have the required resources, education and contact to contest and win elections against other, क्योंकि शायद उनके पास वो संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनके पास वो मीडिया का वो संसाधन उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो रिच नहीं है, तो शायद वो इलेक्शन ना जीत पाए। If that happens, और यदि ऐसा होता है
our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant sections of our population. तो हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं समाज का एक महत्वपूर्ण जो तबका है उसकी आवाज़ से वंचित रह जाएंगे. That would make our democracy less representative and less democratic. तो यदि ये सभी जातियाँ संसद से या विधानसभाओं से बाहर रह जाएंगी तो जो हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या हो जाएगा, उसमें जनता के प्रतिनिधि कम पहुंचेंगे और हमारा देश उतना बेहतर लोकतंत्र नहीं होगा. सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज. तो हमारा जो देश जो संविधान निर्माता है उन्होंने एक तरीका सोचा कि क्यों ना निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया जाए कि पर्टिकुलर इस कास्ट के या इस तबके के लोग ही यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे. तो मन मार के ही सही बंदे तो जाएंगे ना उस जाति से संबंधित. सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, SC and scheduled tribes. In a SC reserve constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest the election from a constituency reserved for ST. बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वोट सारी की सारी जनरल कैटेगरी और सब लोग इनको करेंगे. 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes as on 26 January 2019. 26 जनवरी 2019 के हिसाब से अभी जो करंट सिचुएशन है 2011 की सेंसस के हिसाब से 84 सीटें तो आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स आरक्षित हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. दिस नंबर इज़ इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन. ये जो नंबर रखा गया है ये देश की आबादी में SC और ST का जो रेशो है उसी के अकॉर्डिंग है. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. ये किसी दूसरे सामाजिक वर्ग का कोई अधिकार नहीं छीन रहे होते हैं. ये अपनी पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से इनको मिला है. तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा हक छीन लिया, इनको रिजर्वेशन दे दिया. तो ऐसा नहीं है. This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and the local level. In many states, seats in rural panchayat and urban municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward classes, OBC, as well. However, the proportion of seat reserve varies from state to state, क्योंकि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन में इनका रेशो है वो अलग अलग होता है. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. जो हमारे लोकल चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय जो चुनाव होते हैं सरकार के, पंचायती राज के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, उसमें औरतों को भी रिजर्वेशन दिया गया है 30%. तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं. तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे देश के अंदर हमने एक तो सबसे पहले चुनाव आयोग चुनाव करवाता है. फिर हमने देखा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, जो इलेक्शन बेस्ड जो एरिया बेस्ड इलेक्शन हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित है. अब मुद्दा आ जाता है वोट कौन करेगा. तो ये जो वोट डालने वाले लोग हैं, वोटर कौन है, किस किस को राइट है, क्या इसका प्रोसीजर है, तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं. वोटर्स लिस्ट कि वो लोग जिनको वोट डालने का राइट है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है. हमारे देश में हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है या 18 से ऊपर है, पुरुष और स्त्री दोनों ही, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, किसी धर्म जाति लिंग भेद कुछ भी हो, सब कुछ इर्रेस्पेक्टिव छोड़ के उसको राइट टू वोट है. और सबको इक्वल राइट टू वोट और उनकी वोट का वैल्यू 1. ये सरकार का काम है
कि वो वोटर लिस्ट हर इलेक्शन से पहले बनाकर प्रिपेयर रखती है। वो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है, या वो जो लोग जो पर्टिकुलर शहर छोड़ के चले जाते हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। और आजकल तो हमारे देश के अंदर जो है ना वोटर कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको हम इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, जिसमें वोटर की फ़ोटो, मतदाता की फ़ोटो तक होती है, उसकी एक फ़ोटो आइडेंटिटी जो मतदाता नंबर होता है वो उस पर दर्ज होता है। जब भी आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो आपको अपना पहचान पत्र है वो लेकर जाना होता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो मतदाता पहचान पत्र ले नहीं जाते, तो इसीलिए अभी इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कुछ इस तरह की आइडेंटिटी का जो है ना वो ले जाकर अपना वोट डालकर आ सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। वोटर्स लिस्ट। Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. कि एक बार अगर निर्वाचन क्षेत्र डिसाइडेड कर लिए गए तो दूसरा स्टेप है वोट कौन करे, तो इसको आखिरी दिन तक लटकाया नहीं जाता। एक लोकतांत्रिक इलेक्शन में क्या होता है कि वो लोग जो वोट डालने के हकदार होते हैं उनकी लिस्ट पहले से ही बनकर तैयार होती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। अंडरलाइन इट। This is an important step for its link to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. जो ये वोटर लिस्ट है उसमें सभी को मौका दिया जाता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने। Earlier we read about the principle of the universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. हमारे देश में मैंने आपको पहले बता दिया था, वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल चलता है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all, some are kind, other are not kind, कोई दयालु होता कोई नहीं होता, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decision that affect them. कि हमारे देश में सबको राइट टू वोट है। तो who are eligible to vote in our country and who are not, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आंसर आएगा। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote, regardless of his or her caste, religion or gender. But some criminals and persons with unsound mind, यानी कि मंदबुद्धि जो लोग होते हैं, कुछ अपराधी जो जेल में बंद होते हैं, चलो पहले मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको मैप दिखाती हूँ। ये can be denied the right to vote, but only in rare situation. It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voters list. As new person attain voting age, names are added to the voter list. Name of those who move out of a place or those who are dead are deleted. जो जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से चले जाते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं। A complete revision of the list take place after every 5 years. This is done to ensure that it remain up to date. नाम कटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और लिस्ट अप टू डेट रहती है। ये सारा काम इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। In the last 5 years, a new system of election photo identity card (EPIC) has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है,
और हमारे देश में जो जितना भी हमारा जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको एरिया बेस उनको बांटा गया है 543 में। ये आप देखेंगे मैप। टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज 543, जनरल जो है वो ब्लैंक एरिया है 412, रिजर्व हैं वो रेड कलर से दिखाया गया है फॉर एससी, और एसटी के लिए ग्रीन कलर से दिखाया गया है। देखिए ग्रीन कलर आपको कहाँ नज़र आएगा, जहाँ जहाँ फॉरेस्टेड एरिया है, दिखाई दिया आपको। और जहाँ जहाँ रेड कलर है वो दलितों के लिए है, 84 सीट्स हैं। और एज पर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट उनके नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चूज़ होकर आते हैं। तो आप देखेंगे लिस्ट में हर एक स्टेट से अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट चुनकर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश 25, अरुणाचल प्रदेश 2, आसाम 14, बिहार 40 क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 14, कर्नाटका 28, केरला 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिज़ोरम 1, नागालैंड 1, ओडिशा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80 क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है, उत्तराखंड 5, वेस्ट बंगाल 42। और जबकि हमारी यूटी हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब में एक एक हैं, और कश्मीर के अंदर है हमारी 5। ठीक है, ये हमारी नई यूटी जो बनी है, ठीक है। और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख इनकी एक एक सीट है, क्लियर। और चंडीगढ़ वगैरह की एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैसे तो ये आपको 9 दिखती है, लेकिन आपको पता है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है 2019 26 जनवरी से। तो इन दोनों को एक काउंट किया जाता है, तो इसका मतलब वहाँ से 2 सीटें अब आ जाएंगी। तो ये हमने देखा कि किस तरह से कंस्टिट्यूएंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चुनाव निर्वाचन क्षेत्र आपने देख लिए होंगे, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ एरिया छोटा है क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो स्टूडेंट इतना ही इस पार्ट के अंदर, बाकी जो सिस्टम ऑफ जो इलेक्शंस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, लाइक माई वीडियो।